गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके फर्स्ट सेम के जो एग्ज़ाम थे वो पोस्टपोन्ड हो गए थे। अभी क्या होता है देखते हैं फर्स्ट सेम का। तो सेकंड सेम का भी आपका एग्ज़ाम होंगे, तो उसका भी आपने सिलेबस करना है। इसी कड़ी में आज हम हिस्ट्री का सेकंड सेम का सिलेबस शुरू कर रहे हैं। ये हमारा जो सिलेबस है वो मैंने डाल दिया है आपके यहाँ। तो हमारा है 600 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का भारत का इतिहास हमें पढ़ना है। इसमें है प्रथम जो चैप्टर है वो उत्तर गुप्त काल 750 ईस्वी तक। इसमें पुष्य भीति और चालुक्य वंश का हम अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। उत्तर गुप्त काल में उत्तरी भारत में अनेक शक्तिशाली राज्यों की स्थापना हुई, जिनमें पुष्य भीति वंश बहुत राजनीतिक महत्व था। इस वंश की स्थापना पुष्य भीति ने थानेश्वर में की थी। इस वंश के शासकों में नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन और हर्षवर्धन ने 647 ईस्वी तक शासन किया। इनमें हर्षवर्धन सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने वर्धन साम्राज्य का दूर दूर तक विस्तार किया। इसके अलावा उसने एक कुशल शासन प्रबंध भी किया। उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया और कन्नौज और प्रयाग में धर्म सभाओं का आयोजन किया। उसने बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं को भी उचित सम्मान दिया। उसके शासनकाल में ह्वेनसांग नामक चीनी यात्री भारत आया। इसके अतिरिक्त हर्षवर्धन स्वयं भी एक उच्च कोटि का विद्वान था। उसने रत्नावली, प्रियदर्शिका, नगानंद नामक नाटकों की रचना भी की। उसके समय नालंदा में विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जिसमें दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी आते थे। उत्तर गुप्त काल में उत्तर और दक्षिण भारत में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिण में शक्तिशाली राज्यों की संख्या अधिक देखने को मिलती है, जिसमें पल्लव और चालुक्य जैसे राज्य भी शामिल थे। पल्लव वंश की स्थापना सिंहवर्मन अथवा सिंह विष्णु ने 575 ईस्वी के लगभग कांची में की, और इस वंश के शासकों ने भी 897 ईस्वी तक शासन किया। अभी हम पहले करेंगे पुष्य भीति वंश का अध्ययन करेंगे। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत एक बार फिर छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया था। ये सभी राज्य एक दूसरे पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते थे। इसी बीच जब हुनों ने विनाशकारी आक्रमण किए तो स्थिति और अधिक भयावह बन गई थी। परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में अशांति, अराजकता फैल गई, और इस अव्यवस्था के दौर में कुछ अक्षत्रिय शक्तियों का भी उदय हुआ। इनमें वल्लभी में मैत्रकों का, कन्नौज में मोखरियों का तथा बंगाल में चंद्रों का उदय हुआ। इसी समय थानेसर में पुष्य भीति वंश का उदय हुआ। इस वंश ने हर्षवर्धन जैसे शक्तिशाली शासक भारत को प्रदान किया, जिसने समस्त उत्तरी भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करके देश को सुरक्षा व शांति प्रदान की। उसने अपने शासनकाल में न केवल एक विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार किया, बल्कि एक उच्च कोटि का शासन प्रबंध भी स्थापित किया। उसके शासनकाल में कला, शिक्षा और साहित्य का भी खूब विकास हुआ। पुष्य भीति वंश की उत्पत्ति तथा हर्षवर्धन की सफलताएं इस प्रकार थी। तो हर्षवर्धन, सबसे पहले हम पुष्य भीति वंश में, पहले भी मैंने बताया था कि पुष्य भीति वंश के जो प्रमुख राजा थे उनमें थे नरवर्धन, उसका उत्तराधिकारी थे फिर राज्यवर्धन, फिर उसके बाद आदित्यवर्धन, फिर उसके बाद प्रभाकरवर्धन के दो उत्तराधिकारी हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। 605 ईस्वी में प्रभाकरवर्धन की मृत्यु हो गई थी और उसके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम राज्यश्री था। उन्होंने राज्यश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन के साथ किया। 605 ईस्वी में प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। उसने भी अपने पिता की तरह महाराजा धीराज था परम भट्टारक की उपाधियां धारण की। गद्दी पर बैठते उसे दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि मालवा के शासक देवगुप्त ने उसके बहनोई ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और उसकी बहन राज्यश्री को बंदी बना लिया। समाचार मिलते ही राज्यवर्धन एक विशाल सेना लेकर वह अपने बहनोई की मौत का बदला लेने और अपनी बहन को उसी कारागार से मुक्त कराने के लिए कन्नौज की ओर चल पड़ा। हर्षवर्धन ने भी अपने भाई के साथ युद्ध के मैदान में जाने की इच्छा व्यक्त की, परंतु राज्यवर्धन ने उसकी इच्छा को मानने से इनकार कर दिया और देवगुप्त और राज्यवर्धन की सेनाओं के बीच युद्ध लड़ा गया।
जिसमें राज्यवर्धन ने बड़ी चतुराई के साथ मालवा के शासक देवगुप्त को पराजित किया। उसी समय बंगाल का शासक शशांक और देवगुप्त का मित्र था, उसकी सहायता के लिए आ पहुंचा। उसकी चालाकी से एक षड्यंत्र द्वारा राज्यवर्धन का वध कर दिया गया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया गया। फिर उसके बाद राज्यवर्धन की असामयिक मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में उसका छोटा भाई हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते ही बैठा तो उसमें उसकी आयु 16 वर्ष की थी। वह अपने वंश का सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख सोनीपत से प्राप्त तांबे की मुहरें, हर्ष द्वारा स्वयं रचित नागानंद, प्रियदर्शी का रत्नावली नामक पुस्तकें, बाण भट्ट की हर्षचरित नामक ग्रंथ और चीनी यात्री ह्यूनसांग के यात्रा वृत्तांत आदि ग्रंथ में उसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान होती है। सबसे पहले हम करेंगे हर्ष का आरंभिक जीवन। हर्षवर्धन का जन्म 4 जून 590 के आसपास थानेश्वर में हुआ। उसके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन और माता का नाम यशोमती था। वह अपने पिता का छोटा पुत्र था। बचपन से ही उसकी शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया और वह उच्च कोटि का विद्वान बन गया था। 606 ईस्वी में जब राज्यवर्धन की अकस्मात मृत्यु के बाद जब वो थानेसर का शासक बना, गद्दी पर बैठते उसके सामने काफ़ी गंभीर समस्याएं थी जिनका निवारण करना इतना आसान नहीं था। सबसे पहले तो उसने अपने भाई और बहनों की मौत का बदला लेना था और अपनी बहन राज्यश्री को भी शशांक की चंगुल से छुड़ाना था। तीसरे उसने अपने साम्राज्य में शांति स्थापित करके उसका भी विस्तार करना था। सर्वप्रथम वह अपनी बहन को रिहा कराने बंगाल के शासक से बदला लेने के लिए एक विशाल सेना सहित कन्नौज की ओर निकल पड़ा। हर्ष की सूचना पाते ही मालवा का शासक देवगुप्त और बंगाल का शासक शशांक कन्नौज छोड़कर भाग गए। इसी समय हर्ष को पता चला कि उसकी बहन देवगुप्त के बंदीगृह से भागकर विंध्याचल की पर्वतों में चली गई है। अपने सैनिकों की सहायता से राज्यश्री को ठीक उसी समय ढूंढ निकाला जब वह सती होने जा रही थी। हर्ष अपनी बहन को वापस पाकर बड़ा खुश हुआ और कन्नौज में हर्ष और उसकी बहन का जोरों से स्वागत हुआ। चूँकि राज्यश्री की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए हर्ष ने कन्नौज को अपने साम्राज्य में मिला लिया और अब हर्ष ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। परंतु हर्ष ने 16 वर्ष की आयु में इतनी बड़ी कठिनाइयों को दूर करना उसके लिए आसान बात नहीं थी, परंतु हर्ष ने सभी कठिनाइयों का निवारण करके अपनी योग्यता तथा सैनिक कुशलता का परिचय दिया। अब हर्ष ने आगे बहुत सारी विजय प्राप्त की। वो एक महान योद्धा और एक कुशल सेनापति था। उसने जब वो गद्दी पर बैठा तो केवल थानेश्वर के आसपास का ही क्षेत्रों का स्वामी था। हालांकि कन्नौज को थानेश्वर में मिलाने से उसकी स्थिति अधिक सुदृढ़ हो गई थी, फिर भी उसने हर्ष की प्रमुख विजय थी। सबसे पहले उसने बंगाल की विजय प्राप्त की। वह अपने भाई और बहनोई के हत्यारे बंगाल के शासक शशांक से बदला लेने का निर्णय किया और शशांक एक शक्तिशाली शासक था। उसने देवगुप्त की सहायता की थी और हर्ष के भाई राज्यवर्धन का वध किया था। इसके अतिरिक्त वह बौद्ध धर्म से घृणा करता था। उसने गया के पवित्र बौद्ध वृक्ष को भी कटवा दिया था। सबसे पहले हर्ष ने बंगाल पर आक्रमण करके शशांक से युद्ध किया, परंतु शशांक को मौत की घाट नहीं उतार सका और शशांक युद्ध क्षेत्र से बचकर उड़ीसा की ओर भाग गया और अपनी मृत्यु तक हर्ष को परेशान करता रहा। हर्ष ने उसकी मृत्यु के पश्चात ही हर्ष ने बंगाल को अपने साम्राज्य में मिलाया। फिर हर्ष ने 5 राज्यों की विजय प्राप्त की, जिनमें पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे। ह्यूनसांग ने भी अपने वृत्तांत में इन विजयों का वर्णन किया है। हर्ष ने 5 प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाने के बाद गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात की राजधानी को उस समय वल्लभी भी कहते थे और उसका भी बड़ा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। जो कन्नौज और चालुक्य राज्यों के अधीन थी, उसने उसे भी अपने राज्य में मिला लिया। वस्तुतः गुजरात की विजय से हर्ष की शक्ति की दाग पूरे उत्तरी भारत में जम गई थी। पुलकेशन द्वितीय से भी उसका युद्ध हुआ। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत पर अधिकार करने के बाद हर्ष ने अपना ध्यान दक्षिणी भारत की ओर लगाया। उसमें दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश का शक्तिशाली राज्य स्थापित था, जहां और पुलकेशन द्वितीय नामक राजा शासन करता था। गुजरात की विजय के साथ ही पुलकेशन द्वितीय को हर्ष के आक्रमण की आशंका बढ़ गई थी और उसने बड़ी सेनाएं एकत्रित की थी। हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच 653 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष पराजित हो गया।
पुलकेशन द्वितीय के उत्कीर्ण लेखों में भी लिखा है। परंतु हर्ष की यह पराजय अंतिम थी। वैसे भी हर्ष का इस पराजय के विषय में इतिहासकार एकमत नहीं है। फिर उसने कामरूप की विजय की। कामरूप के शासक भास्कर वर्मन को पराजित उसने किया और उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद सिंध तथा कश्मीर की विजय प्राप्त की। हर्ष से पहले सिंध पर प्रभाकर वर्मन ने भी विजय प्राप्त की थी और बाद में उसने अपने पूर्वजों के इस राज्य पर हर हाल में अधिकार करना चाहता था और हर्ष ने सिंध पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात उसने कश्मीर पर अधिकार किया और यहाँ से एक बौद्ध स्मारक प्राप्त किया। फिर उसने नेपाल को विजित किया। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट के अनुसार हर्ष ने बर्फीले प्रदेश पर विजय प्राप्त की। यह बर्फीला प्रदेश नेपाल ही हो सकता है। इसके बाद गंजम की विजय। हर्ष ने अपने शासनकाल में अंतिम समय में गंजम की विजय प्राप्त की। बाण के अनुसार हर्ष ने उड़ीसा होते हुए गंजम पर आक्रमण किया। और बाद में गंजम पर हर्ष के आरंभिक आक्रमण सफल नहीं हुए, परंतु पुलकेशन द्वितीय की मृत्यु के बाद 643 ईस्वी में हर्ष ने गंजम को अपने साम्राज्य में मिला लिया और इस प्रकार हर्ष ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। गद्दी पर बैठा तो केवल थानेश्वर तक था, लेकिन अपने योग्यता और राजनीतिक बुद्धिमत्ता के बल पर छोटे से राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। थानेश्वर, कन्नौज, गुजरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि उसके साम्राज्य के प्रमुख अंग थे। कन्नौज हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्ष के साम्राज्य विस्तार के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। नेपाल को भी कुछ विद्वान उसका साम्राज्य का अंश मानते हैं, कुछ विद्वान उसमें अभी एक मत नहीं है। हर्ष के विदेशों से भी अच्छे संबंध थे। 641 ईस्वी में उसने चीनी सम्राट की सेवा में एक दूत भेजा। चीनी सम्राट ने भी अपने राजदूत हर्ष के दरबार में भेजे। उसमें फारस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इस प्रकार हर्ष ने न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि उसने विदेशों के साथ अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। लगभग समस्त उत्तरी भारत उसके अधीन था। आज के लिए इतना ही। कल हर्ष के शासन प्रबंध का अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।